All right, everyone, let's start. Paper 4, Alternative to Practical, May, June 2023, Variance 41. The duration of this paper is 1 hour, and we need to attempt all the questions. The total mark for this paper is 40. Notes for use in qualitative analysis are provided at the end of the question paper. Okay, ये बहुत important information है कि cations और anions की जो information है वो आपको provide की गई है. Appropriate units का ख्याल रखना है अगर कहीं डिमांड की जा रही हो, और वर्किंग यानी कैलकुलेशन का भी ख्याल रखना है, आपने शो करनी है कैलकुलेशंस. सो बहुत समझदारी से ये हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं. A student uses chromatography to separate the dyes in a food coloring. Figure 1.1 shows the apparatus the student uses. Name the apparatus X. एग्जामिनर ने मुझसे नेम कहा है. ठीक है. सो आप इस एपरेटस एक्स को बीकर भी कह सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर भी कह सकते हैं, बट ये क्योंकि साइज में बहुत बड़ा दिखाया है तो ये बीकर होगा, मेजरिंग सिलेंडर नहीं होगा ये. ठीक है. सो इट मस्ट बी अ बीकर, लेकिन हम मेजरिंग सिलेंडर में भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं विदाउट एनी इशू. नेक्स्ट इज स्टेट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ लिड ऑन एक्स. तो मैंने क्लास में बताया था कि हम हमेशा बीकर या मेजरिंग सिलेंडर को लिड लगा के कवर कर देते हैं सो दैट the atmosphere of the beaker or measuring cylinder will saturate with the solvent vapor. All right. So that the atmosphere of the beaker is saturated with solvent. Also, आप सब जानते हैं कि ये जो सॉल्वेंट है ये हाईली वोलेटाइल होता है. क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल होता है इसलिए ये इवेपोरेट हो जाता है. उसकी इवेपोरेशन को रोकने के लिए हम लिड लगा देते हैं. ऑल्सो टू प्रिवेंट द इवेपोरेशन Okay, next. State why the start line is above the level of the solvent. मैंने आपको क्लास में कहा था कि ये लाइन जो है, रेफरेंस लाइन या बेस लाइन जिसको आप कहते हैं, जिसको एग्जामिनर स्टार्ट लाइन कह रहा है, ये हमेशा सॉल्वेंट से ऊपर होनी चाहिए. और वो इसलिए क्योंकि इस बेस लाइन या स्टार्ट लाइन के ऊपर हम सॉल्यूट का जो मिक्सचर होता है उसका एक स्पॉट प्लेस करते हैं. अगर वो डायरेक्टली इस सॉल्वेंट के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, सेपरेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी. ठीक है. और दूसरी बात ये कि जो स्टार्ट लाइन होती है ये हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, और आप जानते हैं कि पेंसिल जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है इस सॉल्वेंट के अंदर. तो ये दोनों वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं. तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि ड्रॉन इन द पेंसिल. ठीक है. तो अबव द लेवल इज बेसिकली दिस इज बिकॉज dye cannot dissolve in the solvent and drawn in pencil because pencil is insoluble in solvent.
ठीक है। नेक्स्ट, द RF वैल्यू ऑफ वन ऑफ द डाई इन द फूड कलरिंग इज 0.6। ये RF की वैल्यू एग्जामिनर ने दे दी आपको। इन दिस सेपरेशन दिस डाई ट्रेवल्स 5.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो डाई है उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट गिवन है। और एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मेजर करो। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, RF कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय solute over distance traveled by solvent। ओके, RF की वैल्यू आपको मालूम है, सॉल्यूट की वैल्यू आपको मालूम है, सॉल्वेंट आपको डिटरमिन करना है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट इज 5.7 डिवाइडेड बाय RF की वैल्यू इज 0.6। so 5.7 divided by 0.6 is going to be, oh god, 5.7 divided by 0.6 is going to be 9.5. So distance traveled by solvent is 9.5 centimeter। Okay, that is the end of question number 1। That's a very easy question, simple tha bahut। Let's talk about the question number 2। White vinegar, आप नोट कर रहे हैं, विनेगर इज वाइट। क्योंकि विनेगर का कलर वाइट है, विच मीन्स अगर टाइट्रेशन होगी तो मैं इंडिकेटर यूज कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं इंडिकेटर यूज करूंगा तो मुझे शार्प कलर ऑब्जर्वेशन या शार्प एंड पॉइंट मिल जाएगा। एंड इट हैज अ कलरलेस सॉल्यूशन। सी, इट हैज अ कलरलेस सॉल्यूशन बिकॉज इट इज वाइट, which means I can use the indicator and from that I can determine the endpoint very easily। Vinegar is basically the ethanoic acid। Okay, now the question is, a student titrates 0.4 mole per dm cube aqueous sodium hydroxide with 2 sample of vinegar A and B। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि विनेगर ए है, विनेगर बी है, इसका मतलब ये दो डिफरेंट विनेगर के सैंपल्स हैं। The student does 4 titrations, 2 with A and 2 with B। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 2 जो है वो A के साथ और 2 जो है वो B के साथ। The student determines such sort of procedure, use volumetric pipettes। अब ये volumetric pipettes क्या होती हैं? Volumetric pipettes से रिलेटेड 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा। पिपेट जो है वो मैंने क्लास में बताया, फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए मेजर करने के लिए यूज होता है। और volumetric pipette, there are 2 different types of pipette, graduated and volumetric। and volumetric pipette वर्ल्ड बेस्ट पिपेट होती है, ठीक है, पूरी दुनिया में वो यूज होती है। ग्रेजुएटेड पिपेट हम समटाइम्स यूज करते हैं बट नॉट इन ओ लेवल स्टफ, एट हायर लेवल। ओके, बट एक चीज याद रखिएगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होती है वो फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करती है। और दूसरी बात ये कि जब हम पिपेट को यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हम उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद जो सोल्यूशन उससे मेजर किया जाता है उससे रिंस भी करते हैं। तो रिंसिंग इज मस्ट। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं add 25 cm cube of 0.4 mole per dm cube sodium hydroxide to a conical flask। That's the very very important statement, that the solution of this concentration of NaOH is found in the conical flask। इसका मतलब ये जो विनेगर का सॉल्यूशन है ये ब्यूरेट के अंदर होगा। ठीक है, अगेन आप देखें, add 5 drops of an indicator to the conical flask। मैंने कहा था क्योंकि कलरलेस सॉल्यूशन है, व्हाइट विनेगर है, इसलिए इंडिकेटर यूज करेंगे और वो यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं।
इंडिकेटर उन्होंने मेंशन नहीं किया, उनको करना चाहिए था. इट कैन बी आइदर मिथाइल ऑरेंज, इट कैन बी आइदर फिनोल्फीन, इट कैन बी आइदर thymolphthalein, any sort of indicator. Add A from the burette. Okay, यानी मैं सबसे पहली जो टाइट्रेशन है उसमें ब्यूरेट के अंदर A ले रहा हूं. While swirling the content of the flask. अच्छा जी, ये swirling क्यों जरूरी है? Why swirling is must? To mix the content well. क्योंकि जितना अच्छे तरीके से मिक्स होगा रिएक्शन उतना ही बेहतर अंदाज से होगा. सारे आयंस आपस में इंटरेक्ट करके रिएक्शन करेंगे. एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द एंड पॉइंट. अगर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द एंड पॉइंट आप नहीं करेंगे और ये रफ करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका खराब हो जाएगा. आपको दोबारा से पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रीस्टार्ट करना होगा. विच इज वाई हम जब भी एंड पॉइंट के करीब होते हैं हम ड्रॉप टू ड्रॉप एडिशन करते हैं, सो दैट विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट रीडिंग until the solution just changes color. Since उन्होंने कोई इंडिकेटर यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि जब कलर चेंज हो जाए तो आप वो आपका एंड पॉइंट आ जाएगा, आप उसको नोट डाउन करें. उसके बाद कह रहे हैं empty is the conical flask and rinse it with distilled water. कॉनिकल फ्लास्क आप नोट कर रहे हैं, उन्होंने रिंस की है डिस्टिल वाटर से. तो कॉनिकल फ्लास्क कभी भी हम हमेशा कॉनिकल फ्लास्क को डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, रिंस करेंगे, लेकिन हम कभी भी उसको किसी भी सोल्यूशन से रिंस नहीं करेंगे. ओके, ये याद रखिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टिल वाटर जो है उससे हम कॉनिकल फ्लास्क को रिंस करते हैं. सोल्यूशन यानी NaOH ले रहा हूं, अगर मैं NaOH ले रहा हूं तो मैं NaOH से रिंस नहीं करूंगा उसको. ठीक है, रिंसिंग कभी भी नहीं होती. और रिंसिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर आपने रिंसिंग कर दी और फिर आपने NaOH उसमें लिया तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टाइट्रेशन के रिजल्ट्स हैं, टाइटर वैल्यूज हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा. Repeat step 1 to 4, repeat step 1 to 5 using B instead of A. तो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, लेकिन आपने क्या यूज करना है? B. Anyhow, let's see part of the titration burette readings for the two titration with vinegar is given. ये आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, ये आपकी फाइनल वैल्यू होती है. अगर आपने मेरे टॉपिकल पास पेपर्स एटीपी के देखे हो, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो उसमें मैंने ये चीजें सिखाई नहीं आपको. लोअर मेनिस्कस रीड करते हैं जब भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास एज वेल इन थ्योरी. ठीक है, तो हमने लोअर मेनिस्कस रीड करना है. इसका लोअर मेनिस्कस है 0 और इसका लोअर मेनिस्कस है 24.9. तो इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है आपके पास 0.0 और ये है 24.9. ठीक है, जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने 24.9 लिया है तो आप यहां पर भी 1 डेसिमल प्लेस तक बात करोगे, इसलिए आप 0 नहीं लिखोगे, 0.0 लिखोगे. ठीक है. सेकंड टाइट्रेशन की बात करते हैं. ये है 12 1 2 3. तो 12.3 है इनिशियल और सेकंड जो है वो 37.4 है. ओके, कैसे 37.4 है? ये 37.5 है तो ऑब्वियसली ये 37.4 होगी. और इन दोनों केसेस के अंदर हम लोअर मेनिस्कस रीड कर रहे हैं क्योंकि कलरलेस सॉल्यूशन है, राइट. इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 24.9 और यहां पर अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो मोस्ट लाइकली 37.4 minus 12.3, so it's going to be 25.1. so ये हमने जो A था आपका विनेगर उससे रिलेटेड टाइट्रेशन कर लिए. ठीक है, और जाहिर सी बात है 1 डेसिमल प्लेस तक हमने रखना है क्योंकि यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ भी 1 डेसिमल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह 1 डेसिमल प्लेस करना है. ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है. नेक्स्ट, फिगर 2.2 shows the burette reading for one of the titration with vinegar B. विनेगर बी की हमने एक टाइट्रेशन की है और ये टाइट्रेशन 4 है. ओ माय गुडनेस, वेट वेट वेट, ये टाइट्रेशन 4 है. इसका मतलब टाइट्रेशन 3 की रिजल्ट जो है वो एग्जामिनर ने खुद प्रोवाइड कर दी. तो मैं टाइट्रेशन 4 का इनिशियल देखता हूं, दैट इज 12.6. ये 5 है तो ये 6 होगा. एंड अगेन लोअर मेनिस्कस रीड करेंगे क्योंकि कलरलेस सॉल्यूशन है. सो ये हो जाएगा आपके पास 12.6
और 25.3 so difference is going to be 12.5 and difference is going to be 12.7. Now in part A, calculate the mean volume of A and B needed to neutralize 25 cm cube of 0.4 mole per dm cube aqueous sodium hydroxide. So mean volume of A मुझे calculate करना है, तो मैं mean volume calculate करने के लिए 24.9 लूंगा प्लस 25.1 लूंगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो मेरे पास यहाँ से मीन वैल्यू आ जाएगी. तो 24.9 plus 25.1 divided by 2 is going to be, oops, what happened? My goodness, 1 minute. My calculator is plus 25.1. 24.9 plus 25.1 divided by 2, 25. Okay. एंड जाहिर सी बात है 1 डेसिमल प्लेस तक हमने रीडिंग्स दी हैं, तो हम इसको भी 25.0 लिखेंगे. सही है, इसको उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके वहां पर मेंशन कर देते हैं. ये आपका ए से रिलेटेड है, ठीक है. सो मीन वॉल्यूम आ रहा है आपके पास 25.0. अब हम इससे रिलेटेड भी डिस्कशन कर लेते हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं. ये बी से रिलेटेड मीन होगा हमारा. सो ये हो जाएगा 12.5 प्लस 12.7 डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ से मीन कितना होगा 12.5 प्लस 12.7 is basically 25.2 divided by 2, you will get 12.6. So 12.6 cm cube. So हम 12.6 लिख देते हैं यहाँ पर. So ये mean titer values आ गई हैं आपके पास. Suggest why the titration using A and B are repeated. ये जो repeating the experiment होता है, ये consistency of the result को represent करता है. Consistency of the result, also reliability of the result. Okay, consistency of the result, reliability of the result को represent करता है. So हम यहाँ पर लिख देते हैं so that results are consistent and reliable. Okay. Next is part D. The equation for the reaction between ethanoic acid and sodium hydroxide is shown. आप नोट करें, ये एक मोनो बेसिक एसिड है, which is why इन दोनों के दरमियान रेशो 1:1 का है. और ये बात मैंने आपको क्लास में बताई है कि जब मोनो बेसिक एसिड हो तो रेशो इज 1:1, जब डाई बेसिक एसिड हो तो रेशो 1:2, ट्राई बेसिक हो तो 1:3 का रेशो होता है. तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. Next is the answer to B shows the mean volume of B used to neutralize 25 cm cube of 0.4 mole per dm cube aqueous sodium hydroxide. Okay. Sodium hydroxide की concentration और volume given है. That indicates कि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन बी. तो अगर मैं बी की सॉल्यूशन बी में इथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना चाहता हूं, तो मैं इसकी टाइटर वैल्यू यूज करूंगा. और इसकी टाइटर वैल्यू मेरे पास कितनी थी 12.6 थी. सही है. तो क्राइटेरिया, अच्छा फिर ये भी कह रहे हैं कि गिव योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. तो यहाँ देखो, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट में देना होगा.
एक बात, दूसरी बात, यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.400, एग्जामिनर ने सिर्फ ये नहीं लिखा 0.4 मोल पर डीएम क्यूब, सिंस ही हैज रिटन, शी हैज रिटन 0 एट द एंड, इसका मतलब जब कंसेंट्रेशन निकालोगे तो आप भी एंड में जो भी वैल्यू आएगी 0 मेंशन करोगे, ठीक है। बट मुझे यहाँ से कुछ चीजें पता चल रही हैं, और वो ये पता चल रही हैं कि मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है NaOH का, सो आई कैन फाइंड द मोल्स। अगर मैं मोल्स ऑफ NaOH निकालूंगा तो इक्वेशन के थ्रू मैं मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड भी निकालूंगा। इथेनोइक एसिड के मोल्स 12.6 सीएम क्यूब के अंदर होंगे, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 सीएम क्यूब से कंपेयर करूंगा। तो टेक्निकली यहाँ पर दो स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इन द फर्स्ट स्टेप लेट्स टॉक अबाउट द मोल्स ऑफ NaOH। सो 1000 cm cube of NaOH contain 0.5 moles. So 25.0 cm cube आपने लिया था, पिपेट आउट किया था, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से लिया था, तो इसमें मोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास? सो यहां से मोल्स ऑफ NaOH हो जाएंगे 0.0100 मोल्स, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, जो मोल्स NaOH के हैं वही मोल्स इथेनोइक एसिड के होंगे, बिकॉज सेम रेशो है 0.0100 मोल्स। मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, तो 12.5 सीएम क्यूब में हमारे पास 12.5 सीएम क्यूब ऑफ बी कंटेन 0.0100 मोल्स। तो अगर मैं 1000 सीएम क्यूब से कंपेयर करूं तो कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी होगी? Concentration of B is going to be how much? Let me check. 0.0100 into 1000 divided by 12.5 is going to be um, hold on. 12.5 ये हो जाएगा 0.01 into 1000 divided by 12.5 is going to be 0.8 आ रही है मेरे पास वैल्यू, 0.8 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.800 मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि एग्जामिनर ने भी यहाँ पर 00 मेंशन किया हुआ था, ठीक है। Oh my god, you haven't told me. My bad. This is not 0.5 guys, this is 0.4, ठीक है। This is 0.4. So अगर ये 0.4 है तो मोल्स ऑफ NaOH कितने होने चाहिए? My goodness, you guys have to be very careful, ठीक है। 0.0100 ये तो सही है, तो फर्क क्या पड़ेगा? Is there any difference? 25 into 0.4 divided by 1000, so it's going to be 0.01, चीज तो वही है, into 100,000 divided by 12.5, 0.8. Let me check. मैंने बिल्कुल सही, 12.5, 12.7, 12.6 सही है, सही है जनाब, मेरे पास यही आंसर आ रहा है, तो मैं इसी को लेकर चलूंगा आगे, ठीक है। यूज योर आंसर टू डी टू कैलकुलेट द मास ऑफ इथेनोइक एसिड इन 500 सीएम क्यूब ऑफ बी, ठीक है जी। और एमआर ऑफ इथेनोइक एसिड एग्जामिनर ने दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ये है हमारे पास 1000 सीएम क्यूब में, so 1000 cm cube of B contain 0.800 moles,
तो अगर 500 cm क्यूब है तो मोल्स कितने होंगे हमारे पास? 0.8 into 500 divided by 1000, so it's going to be 0.4. तो मोल्स ऑफ बी कितने आ जाएंगे? 0.400 मोल्स। ठीक है, मुझसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मास। तो जब मोल्स आ गए तो मास कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड को मल्टीप्लाई कर दूंगा एमआर ऑफ इथेनोइक एसिड से। मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड इज 0.400, एमआर ऑफ इथेनोइक एसिड इज 60। सो यहां से मास of ethanoic acid is going to be into 60, 24.0 ग्राम। तो यहां आ जाएगा 24.0 ग्राम। Okay, now the next is use your answer to B and E to calculate the mass of ethanoic acid in 500 cm cube of A. Phew, okay. Hmm. A. सो मुझे सबसे पहले ओके ओके, अच्छा, मोल्स ऑफ NaOH तो मेरे पास सेम रहेंगे अगर मैं ए से उसको टाइट्रेट करवा रहा हूँ। ठीक है, ए का वॉल्यूम मुझे चाहिए, दैट्स वेरी वेरी, एक मिनट, 25.0 यूज करूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन काफी लेंथी है बट आई विल ट्राई के 1000 cm cube of NaOH contain 0.4 moles. Let me check 0.400 moles. So अगर मेरे पास 25.0 cm cube है so how many moles we have? So ये हो जाएगा 25 into 0.4 divided by 1000 is going to be 0.01. Moles of NaOH is 0.01. जो moles of NaOH यहाँ पर हैं exactly वही moles of ethanoic acid होंगे, यानी A में भी इतने ही मोल्स होंगे, 0.0100 मोल्स। ठीक है, okay. 25 cm cube, let me change the color, 25 cm cube आपके पास था A, उसमें आपके पास 0.0100 मोल्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 cm cube से कंपेयर करेंगे। So into 1000 divided by 25, so it's going to be 0.4 mole per dm cube। वो आपसे 500 cm cube of A मालूम कर रहे हैं, तो आपका थर्ड स्टेप कुछ ऐसा होगा कि 1000 cm cube में आपके पास 0.4 मोल्स होंगे, 500 cm cube में ऑब्वियसली हाफ हो जाएंगे, आपके पास 0.2 मोल्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000 is going to be 0.2 moles. I'm running out of space actually. Wait. ठीक है, 0.2 मोल्स आ गए। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप मास बताइए।
तो मास बताने के लिए mr को मल्टीप्लाई कर देंगे हम मोल से। mr 60 होता है, मोल 0.2 है, तो मास आ जाएगा 12 प्राइम। ठीक है, दैट इज द होल concept behind this part of the calculation. Next is suggest why the conical flask is rinsed with distilled water. मैंने आपको कहा था कि हम कॉनिकल फ्लास्क को हमेशा डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करते हैं। NaOH का सोल्यूशन लिया था मैंने, NaOH से रिंस नहीं करूंगा, और वो क्वेश्चन यही कर रहा है, नॉट विद 0.4 मोल पर डीएम क्यूब एक्वस NaOH। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्वस NaOH से उसको रिंस करेंगे तो जाहिर सी बात है NaOH जो है वो कुछ ना कुछ कॉनिकल फ्लास्क में रह जाएगा, और जब कॉनिकल फ्लास्क में रह जाएगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो टाइट्रेशन की रीडिंग होगी, टाइटर वैल्यूज होंगी, वो भी आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज यू नीड मोर अमाउंट ऑफ इथेनोइक एसिड टू न्यूट्रलाइज दैट वॉल्यूम ऑफ NaOH. ओके, एंड सिंस इट हैज 2 मार्क्स तो हमें बहुत समझदारी से इसको अटेम्प्ट करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सम सोडियम हाइड्रोक्साइड will remain in conical flask so this increases the volume of NaOH, consequently more volume of solution A or B would be needed. ये तो हमने आंसर दिया है कि जनाब हम NaOH से क्यों नहीं यूज कर सकते, NaOH से क्यों नहीं रिंस करेंगे, लेकिन अब जवाब इसका भी देना है कि भाई कॉनिकल फ्लास्क को डिस्टिल वाटर से रिंस क्यों करते हैं, ताकि कॉनिकल फ्लास्क में अगर कोई केमिकल है तो वो रिमूव कर लिया जाए। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का पार्ट था, दिस विल गिव यू 1 मार्क। अब एक और मार्क के लिए वर्किंग करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं rinsing with distilled water can remove chemicals, can remove any chemicals from the conical flask. ठीक है, some vinegars are brown rather than colorless. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भाई ब्राउन कलर का विनेगर आ गया है। ठीक है, suggest why this titration method would not be suitable for finding the concentration of ethanoic acid in brown vinegar. जाहिर सी बात है जब विनेगर ब्राउन है और आप इंडिकेटर भी ऐड कर देंगे तो इंडिकेटर और ब्राउन विनेगर आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, उनके कलर जब ओवरलैप होंगे तो आपको शार्प एंड पॉइंट रिसीव ही नहीं होगा। ठीक है, both brown vinegar and indicator color overlap together, overlap or mix together. Hence, no sharp endpoint would be observed.
Okay, I hope it makes sense to you. That's the end of this question. I think ये question number 2 था हमारा, quite lengthy. Question number 3 is basically a suitable investigation of solution W and copper 2 carbonate. Okay. एक याद रखिएगा कि आपका solution W है, और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है. The test the student does on W as shown in table 3.1. इससे पहले कि हम आगे जाएं, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए. इसका फॉर्मूला है CuCO3. वो कह रहे हैं some of the observation for these tests are also shown. Okay. वो कह रहे हैं add aqueous sodium hydroxide to W. यानी वो सबसे पहले किसकी डिस्कशन कर रहे हैं? सोल्यूशन W की. तो जब हमने W सोल्यूशन के अंदर NaOH ऐड किया तो सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस. ठीक हो गया. ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब जिंक नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा. और जाहिर सी बात है कलरलेस है तो इसका मतलब कोई ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है, यानी कॉपर भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, क्रोमियम भी नहीं है. तो जब ये सारे कैटायन हमने हटा दिए तो फिर बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा अमोनियम आयंस, राइट. क्योंकि जब अमोनियम आयंस में हम NaOH ऐड करते हैं तो हमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते, ठीक है. सो मेरी नजर में दिस W contain अमोनियम आयंस. और अगर आप लेट्स सपोज अमोनियम आयंस हैं और आप NaOH ऐड कर रहे हैं, तो आपको याद है हम सॉल्यूशन को हीट भी करते हैं, तो इसका मतलब इसको हम हीट भी करेंगे रिजल्ट हासिल करने के लिए. विदाउट हीटिंग हो नहीं सकता. Add dilute nitric acid, then add aqueous barium nitrate to W white precipitates. Whenever we add barium ions and we'll get white precipitates, that indicates that this W contains sulfate ions. W contains sulfate ions. यही क्लास में भी कराया. Whenever we add barium ions, whenever we add barium ions, whenever we add barium nitrate, or whenever we add barium chloride, and if white precipitates are obtained, that indicates the solution contains sulfate ions. That's what we have discussed in the class, right? Next is add dilute hydrochloric acid, then add aqueous silver nitrate to W white precipitates. That's tricky. Because tricky क्यों लग रहा है मुझे? Tricky इसलिए लग रहा है कि जो white precipitates हैं ये दो चीजों के हो सकते हैं. ये white precipitates या तो सिल्वर क्लोराइड के होंगे. Why silver chloride? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन क्लोराइड आयंस, राइट. या फिर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स सिल्वर सल्फेट के होंगे, बिकॉज W कंटेन सल्फेट आयंस. सो मैं इस टेस्ट के थ्रू श्योर नहीं हूं कि व्हाट काइंड ऑफ एन आयन इज हियर. ठीक है. फ्लेम टेस्ट ऑन W. नो कलर इज ऑब्जर्व, नो कलर इज ऑब्जर्व, नो कलर इज ऑब्जर्व. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मेटल आयन नहीं, नो मेटल आयन. क्योंकि मेटल आयंस जब फ्लेम कलर देते हैं ना, तो जब कोई कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब W कंटेन नो मेटल आयन. बल्कि W हैज, इसको बेहतर अंदाज से लिखते हैं. चलें ठीक है, वो लिख दिया मैंने, नो मेटल आयन. आगे चलते हैं. The student correctly concludes that ammonia is formed in test 1. Okay, that's what I have told you. कि whenever ammonium ions is treated with NaOH under heat, ammonia gas is released, right? That's what we have done in the class. That's what we have done in the theory. Okay. Describe what else the student must have done to reach this conclusion. सबसे पहली बात, मुझे इस सॉल्यूशन को मिक्स हीट करना है. You warm the solution gently.
ऑब्वियसली गैस रिलीज होगी, और जो गैस रिलीज होगी उसकी पंजेंट स्मेल होगी, पंजेंट स्मेल गैस is given off, and since it is an ammonia gas which is an alkaline gas, so it changes damp red litmus paper into blue. So it changes damp red litmus paper into blue. State why the student cannot identify the anion in W from the observation in test 3. देखें, यही मैंने भी कहा था आपको कि मैं श्योर नहीं हूं कि टेस्ट 3 के अंदर विच टाइप ऑफ एनाइन इज प्रेजेंट, बिकॉज इसमें क्लोराइड आयन की भी ओवरलैपिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसमें सिल्वर सल्फेट की भी ओवरलैपिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस. तो ये बेसिकली श्योर नहीं हूं मैं कि किस टाइप का आयन होगा, तो हम बता सकते हैं कि because of the presence of chloride ion in HCl and sulfate ion in W cannot decide the anion determined through test 3. Okay, next. State how the test and observation showed that W does not contain sodium ions. भाई sodium ions ने कोई flame test ही नहीं दिया. There was no flame test. That indicates कि कोई metal ion नहीं है. हम यहाँ लिखेंगे no flame test was observed, hence no metal ion is present in W. Last part of this page, identify the cation and anion in W. तो आपको पता है आपने अमोनिया माइंस फाइंड आउट कर लिया था यहाँ से, और आपने यहाँ से सल्फेट आइंस फाइंड आउट कर लिया था. तो इसका मतलब जो कैटाइन है वो आपके पास अमोनियम है, और जो एनाइन है वो आपके पास सल्फेट है. ओके, let's move on to the next page. The student adds dilute hydrochloric acid to copper 2 carbonate. Oh, that's what we have done in the class. ये देखो, ये आपका कॉपर 2 कार्बोनेट है, और आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं. ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे CuCl2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. राइट, आप सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रिस्क एफर्वेसेंस रिलीज होंगे. आप सब जानते हैं कि इसका कलर वैसे तो ग्रीन होता है, लेकिन जब CuCl2 बनता है विद वाटर तो ये ब्लू कलर का हो जाता है. ठीक है, वो कह रहे हैं अ गैस एंड अ सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस, स्टेट द ऑब्जर्वेशन दैट कम्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस. तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस इज गिवन ऑफ okay. Next is describe how to do a flame test to confirm the presence of copper 2 ions in the solution. That's the trickiest part, because
कॉपर टू आयंस जो हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और क्योंकि वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, विच इज वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फ्लेम टेस्ट हमेशा कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका कुछ ऐसा होगा कि मैं कॉपर टू सल्फेट का सोल्यूशन बनाऊंगा, और ये 3 मार्क्स का पार्ट है गाइस, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Make a solution of copper to sulfate add ethanol into this solution याद रखिएगा कि ethanol is highly flammable, all alcohols are flammable, ठीक है। Place this mixture in a bottle in the spray bottle, when we spray this solution into the flame, ओके जब सॉल्यूशन को हम प्लेस करेंगे फ्लेम में, then green flame is observed, ब्लू फ्लेम भी कह सकते हैं, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम भी कह सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपर इस तरह से करेंगे तो आपको ग्रीन फ्लेम प्रॉपर नजर आएगा, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी ऐड इथेनॉल इन दिस सॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि इथेनॉल जो है वो हाईली वोलेटाइल होता है, तो जब आप स्प्रे करेंगे इस मिक्सचर का फ्लेम में, तो इथेनॉल बर्न्ट होगा, जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कॉपर एटम को कॉपर आयंस में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज होगी, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कलर नजर आएगा, ठीक है। दैट्स अ वेरी नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन, बट मैंने बताया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इथेनॉल इन दिस होल सिनेरियो, ओके, और वो कर क्या रहा है वहां पर, इसका लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब one other method the student could use to confirm that the solution contain copper to ions। अच्छा, इसको तो हमने क्लास में करवाया है, हम ऐड कर देते हैं add few drops of aqueous ammonia, तो हमारे पास डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा टर्म लिखना, उसकी पूरी टर्मिनोलॉजी ये लिखनी है। लेकिन अगर मैं एक्सेस एक्वस अमोनिया ऐड कर दूं, तो डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट्स are soluble and giving you a dark blue solution, ठीक है। मैंने एक्वस अमोनिया से करवाया है, आप एक्वस NaOH से भी टेस्ट करवा सकते हैं, दोनों दोनों पॉसिबल हैं, दोनों लिख सकते हैं आप विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी इशू, ठीक है। That's the end of question number 3. Let's move on to the next question. Next question is the trickiest one, is the toughest one, because this question belongs to planning and analysis. Let's talk about this question.
guys, you have to be very, very careful in this question. Baking powder is used to make cakes rise. When water is added to baking powder, carbon dioxide gas is released. Okay, that's very, very important statement. Okay, when water is added to baking powder, carbon dioxide gas is released. The longer the baking powder is stored, the less carbon dioxide it releases. Plan, that's called planning. Plan an investigation to show which of the two different samples of baking powder has been stored for longer. यानी मुझे एक ऐसा बेकिंग पाउडर फाइंड आउट करना है जो कि लॉन्गर स्टोर करे। तो जब लॉन्गर स्टोर करेगा तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड लेस रिलीज करेगा। ठीक है। योर प्लान शुड इंक्लूड द यूज ऑफ कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस की तरफ जाना है आपने। आपने सारी चीजें नहीं देखनी, ठीक है, सारी चीजें नहीं लिखनी यहाँ पर। जो कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस है वो द टू सैंपल्स ऑफ बेकिंग पाउडर एंड वाटर, नो अदर केमिकल शुड बी यूज्ड। ठीक है। योर प्लान शुड इंक्लूड द एपरेटस नीडेड, द मेथड टू यूज, measurement to take, variables to control, how to use the result to determine which sample has been stored for longer. You may draw a diagram to help you answer the question. डायग्राम ड्रॉ हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने आपसे बहुत कैटेगोरिकली कुछ बुलेट पॉइंट्स पूछे। तो अगर आप इन बुलेट पॉइंट्स को बहुत सेंसिबली हैंडल कर लेते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस। एंड आई एम श्योर कि आप वन बाय वन सारी हेडिंग्स को हाईलाइट करेंगे। तो मैं सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूं एपरेटस को। सही है। एपरेटस, सबसे पहली बात कि मुझे 2 सैंपल्स चाहिए बेकिंग पाउडर के। तो जाहिर सी बात है मैं उन 2 सैंपल्स को उन 2 सैंपल्स का मास जो है वो वे करूंगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और मैं मेक श्योर करूंगा कि दोनों बेकिंग पाउडर का जो मास है वो सेम हो, यानी सेम मास ऑफ बेकिंग पाउडर शुड बी यूज। ठीक है। सबसे पहली तो बात ये हो गई। same mass of baking powder is measured through electronic balance। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में करवाया था। ठीक है। एपरेटस हो गया, ये फर्स्ट मेजरमेंट हो गई। अच्छा, सेकंड मेजरमेंट क्या होगी? सेकंड मेजरमेंट जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो वॉल्यूम तुम कलेक्ट करोगे वो गैस रेंज के अंदर कलेक्ट करोगे। वैसे तुम वाटर पे भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सो आई मस्ट से कि आप गैस कलेक्शन कर लो। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम नहीं व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली मैंने एपरेटस भी बता दिया है और मेजरमेंट भी बता दी है, 2 चीजें एक साथ ले ली मैंने। आई थिंक आई नीड टू गो फॉर द सिंपल एक्सप्लेनेशन। ये ठीक है, ये गलत नहीं है, बट मैंने बहुत डिटेल से लिख दिया है। मैं सबसे पहला एपरेटस लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है। बट मैं यहां जरूर बताऊंगा कि सेम mass of both the sample should be used. Same mass should be measured. ठीक है। दूसरा मेरे पास गैस रेंज होगी, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस को कलेक्ट करना है। ठीक है। और मेरे पास थर्ड जो है, जाहिर सी बात है सैंपल आप कहाँ लेंगे बेकिंग पाउडर का और वाटर का सैंपल कहाँ लेंगे? टेस्ट ट्यूब में लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, बीकर में लेंगे। तो यकीनन कोई ना कोई तो एपरेटस चाहिए ना, ताकि वो सैंपल को होल्ड कर ले। ठीक है। सो मैं एपरेटस यूज करूंगा
conical flask to contain baking powder and water. सही है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इसमें एपरेटस में, ठीक है। और एपरेटस भी वो जो कि कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेबोरेटरी में होता है, गैस सिरिंज लेबोरेटरी में होती है, कॉनिकल फ्लास्क लेबोरेटरी में होती है, टेस्ट ट्यूब लेबोरेटरी में होती है, ठीक है। ये एपरेटस हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं द मेथड टू यूज, ओके, मेथड सो मेथड क्या हो सकता है यूज करने का, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। मेथड मेथड बेटा मेथड के थ्रू मेजरमेंट हमेशा आती है, ठीक है ना। तो मैं मेथड और मेजरमेंट दोनों एक साथ कर लेता हूँ, आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा मेरा थोड़ा सा। मेथड एंड मेजरमेंट, क्योंकि जो मेथड होगा उसी के थ्रू मेजरमेंट भी होगी। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर द सेम mass of baking powder for both the sample, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये जो वाटर ऐड करूंगा मैं, ये लार्ज अमाउंट के अंदर हो, सो दैट बेकिंग पाउडर जो है वो डिसॉल्व हो और उसके थ्रू मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, ठीक है। सो लार्ज amount of water is used to dissolve both sample of baking powder, ठीक है, both sample of baking powder। जाहिर सी बात है मेजरमेंट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की करोगे, सो हम यहां लिख सकते हैं कि मेजर द वॉल्यूम of carbon dioxide gas is given off। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम तुम गैस रेंज के थ्रू मेजर करोगे, ठीक है। ये आपका मेथड एंड मेजरमेंट हो गया। इसके बाद आपके पास क्या है, वेरिएबल्स टू कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल्स टू कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये प्रैक्टिकल्स की डेमोन्स्ट्रेशन जब आप करते हैं लैब में तो आपको पता चलता है। देखो, वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बल्कि टेक्निकली मैं और ज्यादा क्लासिफाइड, वैसे मैंने बताया है आपको, जब मैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताए थे, और मैंने उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में बहुत सारी चीजें लिस्ट डाउन करके दी थी, याद है आपको। आप जरा चेक कीजिएगा नोट्स में। ये उसी वेरिएबल से रिलेटेड बात कर रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल क्या हो सकता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के लिहाज से मुझे वेरिएबल्स जो है ना वो डिटरमिन करने हैं, तो मैं वेरिएबल्स की बात कर लेता हूं, बल्कि वेरिएबल्स टू कंट्रोल नहीं, कंट्रोल वेरिएबल की बात कर लेता हूं।
मैंने आपको कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अगर आपको लेक्चर याद हो, ठीक है। और मैंने डिटरमाइन करने का तरीका बताया था। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हो? डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सेस पे होता है। याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने? वाई आर यू सो डिपेंडेंट, यानी जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो वाई एक्सेस पे जाते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सेस के ऊपर होता है। ये एक मर्तबा दोबारा से बता देता हूं मैं आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कहाँ होंगे? एक्स एक्सेस पे होंगे। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? व्हाट वी मेजर, जिसको हमने मेजर करना हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? व्हाट वी चेंज, जिसको हम चेंज कर रहे हो। यही चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंट्रोल वेरिएबल क्या हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट में? जाहिर सी बात है, इस एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल वेरिएबल ये होगा, क्योंकि मैं बेकिंग पाउडर यूज कर रहा हूं, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि इस बेकिंग पाउडर का जो सरफेस एरिया है सेम रहे फॉर बोथ द सैंपल। surface area will remain same. Wait. Surface area of baking powder. Oh my goodness, my bad. Baking hold on. Baking powder will remain same during the experiment. ठीक है, जाहिर सी बात है मैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि टेम्परेचर जो है वो दोनों सैंपल्स के एक्सपेरिमेंट में सेम रहे, ठीक है। टेम्परेचर needs to be same for both the sample of baking powder, ठीक है। सो ये आपका एपरेटस हो गया, ये आपका मेथड एंड मेजरमेंट हो गई, ये आपका कंट्रोल वेरिएबल हो गया। व्हाट नेक्स्ट? हाउ टू यूज द रिजल्ट टू डिटरमाइन विच सैंपल हैज बीन स्टोर्ड फॉर लॉन्गर। जो सैंपल ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब वो कम टाइम के लिए स्टोर हुआ है, राइट, ये कह सकते हैं आप। सो कंक्लूजन क्या होगा हमारा? कंक्लूजन ये है, सैंपल that releases more amount of carbon dioxide gas as stored for lesser period of time, and vice versa भी तो कर सकते हैं।
इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ये भी कहा है कि द लॉन्गर द बेकिंग पाउडर स्टोर द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इट रिलीजेस। तो दोनों चीजें हो सकती है ना, हो सकता है एक सैंपल जो है वो ये फॉलो कर रहा हो और हो सकता है एक सैंपल जो है वो मेरा वाला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा हो। ओके, सो यस, दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर।